कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जो मेजर हो गया है 18। अक्सर अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहेगा, तो अपने को एनालाइज करना है वह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, इस तरह के कुछ सवाल पूछते हैं। तो पहला बात आपको देखना है 18 साल हो गया है क्या एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस डेट को वह कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो 18 ईयर्स हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स। दूसरा साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड। नॉट डिस्क्वालीफाइड करने का मतलब था किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा उसका डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है। जैसे वार के समय अक्सर क्या होता है, वार जब घोषित हो जाता है, आज चाइना और इंडिया के बीच में कुछ झड़प हुई है और जिसके वजह से आज जो है सो निफ्टी 300 पॉइंट के नीचे गिरा है, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट, सेंसेक्स 800 से 900। तो देखिए एक सिंपल वार 3 शब्द का और एक इकोनॉमी को बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। तो जब किसी कंट्री के साथ वार घोषित हो जाता है तो उस कंट्री के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वह इनफोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि कानून में लिखा हुआ है एलियन एनिमी के साथ, किसी दुश्मन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई लेन देन कारोबार नहीं कर सकते। अब इसके अंदर में एक फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट को मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पुनः बात करूंगा। फ्री कंसेंट जब आए बात आपके दिमाग में तो 2 बात आनी चाहिए। पहला आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, जैसा सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वैसा ही है, समझ हम रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कंफ्यूजन किसी ढंग का तो नहीं है, मींस एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रीमा फेसी फ्री कंसेंट कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मींस एक ही बात पे हम लोग सहमत हो रहे हैं, और एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और इसका लैटिन वर्ड भी है कंसेस एड एडम। चलिए एक बात फ्री कंसेंट का पूरा हुआ। दूसरी बात जो है फ्री कंसेंट, अगर कंसेंट एक अलग हटके है, अगर कंसेंट कोअर्शंस, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस, मिस्टेक के द्वारा अगर इन्फ्लुएंस होता है तो ऐसे कंडीशंस में कहा जाता है जो कंसेंट फ्री नहीं है। अगर कॉज्ड बाय कोअर्शंस, कोअर्शंस होता क्या है, किसी को भी अगर डरा धमका के बंदूक की नोक पे अगर कोई हम कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो वह कोअर्शंस कहलाता है। कोअर्शंस मिस उत्पीड़न, मिस बलपूर्वक, बाय फोर्स या थ्रेटनिंग करके आप किसी भी ढंग मिस पावर का इस्तेमाल करके टॉर्चर करके किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं तो वह कोअर्शंस कहलाता है। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो सारे क्या होंगे, वॉइडेबल होंगे एट द ऑप्शंस ऑफ वन पार्टी। तो क्वेश्चंस की बात की अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अनुचित, अनुचित कहने का मतलब कुछ ऐसे हमारे लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी बातों को हम लोग बहुत मानते हैं, जैसे जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। अब स्पिरिचुअल गुरु हैं, अब मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं रामदेव बाबा, अपने शिष्य से वह कोई लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड अपने संस्था के नाम में करवा लेते हैं। या डॉक्टर, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करने के दरमियान बोलता है जो तुम्हें 50 लाख का फीस जमा करना होगा, या तुम्हारा जो कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड है या बिल्डिंग है, वो ट्रांसफर कर दो मेरे नाम से। तो वहां पे डॉक्टर, स्पिरिचुअल गुरु जो है सो अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो बंदा है विद इन रीजनेबल टाइम उसको
अवॉइड कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। फ्रॉड, फ्रॉड जानते ही हैं। फ्रॉड में क्या है, जो हम किसी को कुछ गलत कह के, धोखा देके अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या कोई सामान ले लेते हैं तो उसे खारिज किया जा सकता है। मान लीजिए किसी का पीस ऑफ लैंड आप फ्रॉड करके अपने नाम में लिखवा लेते हैं, वह आपसे 5 कट्ठा बेचता है, 5 एकड़ बेचता है, आप 10 एकड़ लिखवा लेते हैं, और जब आपको मालूम चलता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, लेकिन यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। मिस रिप्रेजेंट मतलब जो चीज है वो चीज नहीं कहा कि कुछ और बता के ऐसा काम जब करवाया जाता है तो इसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशंस। मिस्टेक क्या होता है, मिस्टेक या तो मिस्टेक दो तरह का हो सकता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स और मिस्टेक ऑफ लॉ। एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ कहने का मतलब उस बंदे को जो कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे कानून ना समझी आ रही है, मतलब कानून को सही से नहीं समझ पाए और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एंड दूसरा मिस्टेक हुआ फैक्ट्स का, मतलब जो फैक्ट्स है वहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, मतलब उसको नहीं समझ पाके उन्होंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सेक्शन 10 को पुनः रिमाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। किसी भी एग्रीमेंट को इन ऑर्डर टू बी ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पार्टी क्या होना चाहिए, कंपिटेंट होना चाहिए। कंपिटेंट मतलब वही तीन कहानी वाली बात है, 18 साल का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशंस होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड कोई भी चीज डिक्लेयर्ड एज वॉइड नहीं होना चाहिए। अब कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है, कहता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बोलता है हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो यह बोलता है सेक्शन 11 हु इज of the age of majority according to the law which he is subject। सेक्शन 11 ही बोलता है वह साउंड माइंड का होना चाहिए and not disqualified by any law which he is subject। मींस इंडिया के किसी भी कानून के द्वारा, अगर इंडिया में बात हो रही है तो इंडिया के किसी भी कानून के द्वारा उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं किया जाए। सपोज कंपनी लॉ के द्वारा भी डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, बहुत सारे प्रोविजंस आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। एक डायरेक्टर कैन बी डिस्क्वालिफाइड, अगर 5 इयर्स एनुअल रिटर्न फाइलिंग नहीं होता है तो डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो किसी कंपनी का फिर डायरेक्टर नहीं बन सकता है। बहुत सारे 5 इयर्स जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो डिस्क्वालिफाइड मीन्स आप किसी भी कानून के अंदर में किसी भी अगर प्रोविजंस को तोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सबसे मीन्स इसको बोल सकते हैं पेरेंट्स एक्ट है। सारे एक्ट जो है सो गाइड होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा। चाहे हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, जीएसटी की बात करें, इनकम टैक्स की एक्ट की बात करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेना जरूरी हो जाता है। तो इसका साउंड नॉलेज होना आपके लाइफ में बहुत ही जरूरी है, एज ए प्रोफेशनल और एज ए ह्यूमन बीइंग्स भी। तो क्या बोला, एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, अटेन द मेजोरिटी, साउंड माइंड, डिस्क्वाल नॉट। एज ऑफ मेजोरिटी किसको बोलते हैं, इसका इंडियन मेजोरिटी एक्ट है। 18 साल का एक बंदा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं बात करता है। यह बात कौन करता है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। 1875 में कहा गया था जो कोई 18 साल के होने के बाद ही कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, और आज भी 18 साल होने के बाद ही कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट।
अब क्या बोल रहा है, देखिए, एवरी पर्सन डोमिसाइल, डोमिसाइल इन इंडिया, डोमिसाइल करने का मतलब होता है जो इंडिया का वासी है। मीन्स अगर कोई इंडिया में आके और मान लीजिए वो 25 साल का है, तो कंपिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, वो सब्जेक्ट टू मैटर है। कोई फॉरेनर आके क्या इंडिया में लैंड परचेज कर सकता है विदाउट टेकिंग स्पेशल परमिशंस? तो यहां पे कह रहा है एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया shall attain the age of majority on the completion of 18 years of age and not before। 18 साल। अगर लेस देन एज है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या तो मेजर मेजर होगा, नहीं तो माइनर होगा। जो 18 साल से नीचे भी है, एक दिन भी सिंगल डे कम है, तो हो जाएगा माइनर, और 18 कंप्लीट मेजर। माइनर को लेके अक्सर बहुत सारे सवाल रहते हैं, एग्जाम में भी फोकस रहता है, एक नए क्वेश्चन आपके रहते ही हैं। तो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वह वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है कोई भी जो फ्रॉम द बिगिनिंग में शुरू शुरू से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है वह वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि ए माइनर एज पर सेक्शन 10 essential elements of a contract, capacity of the party, जो सेक्शन 11 बात करता है, जो माइनर 11 साल, सॉरी 18 साल से जो नीचे होता है वो माइनर होता है। और माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड एब इनिशियो होता है। ए माइनर इज नॉट competent to contract and any agreement with और बाय माइनर इज वाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मिस जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसी डेट से वह वाइड होगा। बहुत ही चर्चित केस लॉ है मोरी बीबी बनाम, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। ए माइनर बोरोड करता है 20,000 रुपीज फ्रॉम बी एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज इन हिज फेवर। मिस मॉर्गेज दे देता, वह माइनर जो है सो मॉर्गेज दे देता है जिससे लोन ले रहा है, और जब वो मेजर हो जाता है आफ्टर फ्यू मंथ्स लेटर एंड फाइल सूट फॉर द डिक्लेरेशंस दैट mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल, इट वाज हेल्ड दैट मॉर्गेज बाय ए माइनर इज void and B was not entitled to repayment of the money। क्योंकि सेक्शन 10 बोलता है पर्सन हु इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। तो अब सवाल उठता है, हर बच्चे के मन में सवाल उठेगा, जो क्या 18 साल से नीचे के बच्चे को, 18 साल जो माइनर है उसको एनी टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उसे पैसा रिकवर नहीं किया जा सकता है क्या? तो इसको बांटा गया है दो भागों में, सर्विस को बांटा गया है दो भागों में। एक बांटा गया है इसेंशियल सर्विस एंड दूसरा लग्जरियस सर्विस। एक माइनर को लोन की क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन अगर माइनर को इसेंशियल फूड सप्लाई के लिए, इसेंशियल सर्विस के लिए अगर पैसा मुहैया कराया जाता है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आगे चल के पढ़ेंगे। सपोज किसी माइनर को स्कूल फीस पेमेंट करना है, पैसे नहीं है, और वो किसी से पैसा लेके देता है, तो उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है माइनर से। अब दूसरा बोलता है
नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का मतलब होता है सहमति। मीन्स कोई कार्य जो पहले किया जा चुका है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए राहुल को मैंने नहीं कहा था कुछ, लेकिन ऐसे ही फोन पे मैं बात हो रहा था तो मैं कुछ कहा, तो राहुल ने किसी बच्चे को फोन कर दिया और फीस के लिए वह मांग कर दिया, बोला संस्था की तरफ से फीस का डिमांड कर दिया, लेकिन संस्था ने राहुल को कुछ नहीं कहा था, राहुल ने अपनी मर्जी से किया यह काम। लेकिन बात आगे बढ़ जाता है तो राहुल संस्था को अप्रोच करता है और संस्था कहता है ठीक है चलो, जिस बच्चों को उसने कहा था तो बच्चे को भी संस्था कहता नहीं ठीक है मैंने ही कहा था, मैं तो रेटिफाई कर दिया, राहुल के एक्ट को हम लोगों ने रेटिफाई कर दिया, मैं सहमति दे दी, चलो उसने जो किया ठीक किया, हम लोगों की सहमति से किया। तो माइनर के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। मिस माइनर अगर वह कोई 18 साल से नीचे की अवधि में कोई भी ऐसा कार्य करता है, वह जब 18 का हो जाता है तो उसके 18 साल में किए, 18 से नीचे के अवधि में किए गए कार्यों को वह सहमति नहीं दे सकता है। मिस पीछे वाले केस में देखिए लोन लिया था मोहरी नाम धर्मोदास घोष 18 के नीचे में, और 18 का जब पूरा हो गया तो वह सहमति नहीं दे सकता है। मिस नो ratifications after attaining the majority, a minor cannot ratify. A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void of initio and void agreement can never be ratified. बात को समझिएगा, राहुल को सहमति शुरू से ही नहीं था, हम लोगों ने कंसेंट देने दिया था, भले ही बाद में हम लोगों ने कंसेंट दे दिया, अब कंसेंट किसी के पास कुछ करने का पावर ही नहीं है, वो वैसा कुछ कर देता है तो उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। मिस माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दिया है, एक्स एक माइनर है, प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है इन द नेम ऑफ वाई। एक्स माइनर क्या करता है, प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई एक्सेप्ट कर लेता है, मिक्स करता है। आपने लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे कौन सी क्लास में, प्रोमिसरी नोट यह चेक के समान ही होता है, एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। एक्स माइनर वाई को प्रोमिस करता है जो ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, अब वो चेक दे दिया है, जब वह मेजोरिटी हो जाएगा, जब 18 साल का पूरा हो जाएगा तो वह रेटिफाई इसको नहीं कर सकता है। एंड इफ ही मेक्स ए न्यू प्रोमिसरी नोट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, तो जो नया प्रोमिसरी नोट है which is executed after attaining majority is also void, क्योंकि यह जो न्यू प्रोमिसरी नोट इशू हुआ है पुराने प्रोमिसरी नोट के बदले में, तो इन नए वाले भी जो है सो void होंगे। तो मिस माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट void होते हैं, सिंपली void होते हैं। बट अगर माइनर को कहीं से बेनिफिट मिल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और माइनर को बेनिफिट हो रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर को आप ऑब्लाइज नहीं कर सकते, माइनर को आप लीगल ऑब्लिगेशंस में नहीं डाल सकते हैं, बट माइनर का जहां पे हित है उस हित को माइनर को मिलेगा। तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर क्या हो सकता है, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी or can take benefit out of a contract. Alright, though minor is not competent to contract, but कानून प्रिवेंट नहीं करता है, नहीं रोकता है किसको, माइनर को, मेकिंग द अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर। बात को समझिएगा, कानून में यही बहुत बड़ा पेच है। कानून सीधा कुछ बात बोलता है, अगर कुछ मना नहीं कर रहा है मतलब वह अलाउ कर रहा है। कानून सिर्फ बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बोलता है माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, और माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन माइनर अगर बेनिफिशियरी है
तो वह बेनिफिशियरी है, तो वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा। मिस कानून कहीं से नहीं रोक रहा है। अदर पार्टी बाउंड टू द माइनर, दूसरा पार्टी माइनर बाइंड नहीं होगा। कहने का सिंपली कहने का मतलब है माइनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल बट अदर पार्टी विल बी रेस्पॉन्सिबल। अदर पार्टी इज बाउंड टू द माइनर, अदर पार्टी इज बाउंड टू द माइनर। तो उस प्रोमिसरी नोट के केस में एग्जीक्यूटेड इन फेवर is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may it accept a benefit. अगर कोई उसको प्रोमिसरी नोट लिख के दिया है माइनर को, तो माइनर उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। अब एक अक्सर सवाल आता है, मन में दुविधा भी रहता है, क्या माइनर कैन बी ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फॉर्म? सिंपली नो। In every situations, in every circumstances, minor is not competent to make a contract, and so वह कहीं भी directly, generally contract नहीं कर सकता है। A minor cannot become in a partnership form. However, he may with the consent of all the partners, जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो वहां पे बातें करेंगे, क्यों बोला है with the consent of all the partners, be admitted to the benefits of partnership। बात को समझ के जाइएगा। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है माइनर को बेनिफिट्स के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। मिस जैसा कि जानते हैं पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वह अनलिमिटेड होती है, और माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। चलिए ठीक है, लेकिन अगर एक माइनर को विद द बेनिफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स उसको बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है। और चौथा, ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड ए माइनॉरिटी। ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड ए माइनॉरिटी। पहले इसका मीनिंग समझे। माइनर है, हमेशा वो माइनर ही अपने आप को दलील दे सकता है। सफाई में अक्सर बोलेगा भैया मैं तो माइनर, और जो कुछ भी हुआ तो माइनर में हुआ, हम इसके लिए तो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड ए माइनॉरिटी। प्लीड का मतलब होता है दलील देना, and is not stopped to do so even where he has taken any loan। इसमें एक मेरे को केस लॉ याद आ गया जो मैंने बच्चों लोगों से बात किया था, कंपनी लॉ में है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवाइंट। याद है कि आप लोग भूल गए। यहां पे लोन लिया, अगर माइनर बैंक से लोन ले लेता है falsely representing that he was a major, तो रूल ऑफ एस्टेपल लास्ट क्लास में जो हम लोग बात किए थे, यहां पे माइनर ने अपने आप को मेजर बताया और मेजर बता के लोन ले लिया। तो अभी अगले ऊपर में पढ़े हैं माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मींस इस केस में देखिए अगर माइनर अपने आप को एज छुपा के लोन लेता है, बोलता है मैं 18 साल का हूं, तो कोर्ट कहता है रूल ऑफ एस्टेपल मींस उस बच्चे ने जो अपने आप को मेजर बता के लोन लिया है, तो रूल ऑफ एस्टेपल लागू उसके ऊपर नहीं होगा जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है। मींस स्टिल ही इज माइनर। क्यों? कोर्ट का कहना यह हुआ अगर बैंक थोड़ा सा प्रयास किया होता डॉक्यूमेंट के द्वारा तो उसकी एज को पता कर सकता था बैंक। मतलब बैंक यहाँ पे नेग्लिजेंस है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हुआ है। इसलिए कोर्ट का कहना है जो क्योंकि माइनर है तो देखने से उसके फोटो से पता चल जाएगा, उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता चलेगा, उसके क्वालिफिकेशन से पता चलेगा, उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से पता चलेगा। ऑल्दो डॉक्यूमेंट को फर्ज किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहिए था,
तो यहाँ पे रूल ऑफ एस्टेपल कैन नॉट बी अप्लाइड अगेंस्ट ए माइनर. इट मीन्स he can be allowed to plead his minority in defense. यह जो शब्द पढ़ के है ना 4 नंबर, ए माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, यहाँ पे भी लागू हो जाएगा. उसने खुद देखिए मेजर के केस में अगर किसी डॉक्यूमेंट में आप जालसाजी करते हैं तो उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं, बट माइनर वाले केस में नहीं. हाँ, अगर माइनर, ऐसा बच्चा कोई माइनर मत सोच लेना जो हम मर्डर भी कर देंगे तो बच जाएंगे, चोरी भी कर लेंगे तो बच जाएंगे. अगर कोई भी चीज कानूनन सजा है, आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड का वायलेशन, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में आप कुछ ऐसा रॉन्ग डूइंग्स करते हैं, इन दैट कंडीशंस यू आर लायबल टू बी पनिश्ड. यहां पे बात हो रहा है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीजें अलग हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, क्या एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या उसका बेनिफिट्स उसको मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, हम इन पे चर्चा कर रहे हैं, ना कि क्या माइनर के सारे एक्टिविटीज वह जो चाहे कर ले और कानून के नजर में वह एकदम उसको कोई सजा नहीं होगी, ऐसा नहीं है. ओनली एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपनी चर्चा कर रहे हैं. तो माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वाइड होते हैं. माइनर जब माइनर होता है और जब मेजर हो जाता है तो भी माइनर की अवस्था में किए कार्यों को रेटिफाई, सहमति, कंसेंट नहीं दे सकता है. माइनर जो होता है बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है, लायबिलिटी के लिए एडमिट नहीं किया जा सकता है. एंड माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, अपनी माइनॉरिटी का जो बहस है वो हमेशा देगा. एंड लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज करने का मतलब होता है, अब जस्ट मैं बात कर रहा था, अब राहुल को रेवन का चश्मा पहनना है, नहीं खालिद को पहनना है, राहुल को पहनना है. अब रेवन का चश्मा पहनना है, वो भी इंपोर्टेड क्वालिटी का, जिसका प्राइस बढ़ता है 25,000. रजनी सर के पास गया और उनसे पैसा लेके खरीद लिया, और बाद में देने से बच्चा ने मना कर दिया. रजनी सर को कानून का ज्ञान था, वो कोर्ट के पास गए, बोले भैया मैं तो पैसा दिया हूं बच्चे को रिकवर करने के लिए. कोर्ट ने कहा एज राहुल इज ए माइनर, और माइनर को जो पैसे दिए जाते हैं वह इनफोर्सेबल नहीं होते हैं. तो कोर्ट यहां पे डिस्टिंग्विश किया जो कौन सा सर्विस इसेंशियल सर्विस है और कौन सा लग्जरी है. अगर लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज, राहुल का कुछ लायबिलिटी है, उसके लिए पैसा अगर दिया जाए वह रिकवर किया जा सकता है उसके एसेट्स से. माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल बट उसका एसेट्स लायबल है. बात को समझिएगा, दोनों में कितना बड़ा फर्क है शब्दों में. हम माइनर के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, माइनर के ऊपर कोई बस नहीं चलेगा. कोर्ट भी माइनर को जेल के अंदर नहीं डाल सकता है, उसको इंसॉल्वेंट करार नहीं दे सकता है. माइनर के पास कोई एसेट्स है तो वहां से पैसा रिकवर करके जिसका आउटस्टैंडिंग है उसको दे सकता है. बट एक मेजर किसी का पैसा लेता है वापस करने में, अगर वह सक्षम नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको इंसॉल्वेंट करेगी, उससे रिकवर करेगी, और नहीं होगा तो उसको जेल में डाल देगी. बट माइनर के केस में अगर लायबिलिटी नेसेसरी का सप्लाई हुआ है, नेसेसरी सप्लाई, नेसेसरी मतलब जरूरत का सामान, जो माइनर को जरूरत है, सप्लाई टू ए माइनर और टू एनी अदर पर्सन होम सच माइनर इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट. अब कोई माइनर को सपोर्ट कर रहा है और लीगली बाउंड टू सपोर्ट, क्या है लीगली बाउंड टू सपोर्ट? पहला लीगली बाउंड टू सपोर्ट, इसका सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डील करता है. अब एक क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई टू ए माइनर इज इनफोर्सेबल. बिल्कुल, अगर माइनर को नेसेसरी का सप्लाई हुआ है तो उसका क्लेम आपको मिल जाएगा. बट ए माइनर इज नॉट लायबल फॉर एनी प्राइस दैट ही मे प्रोमिस, नेवर फॉर मोर देन द वैल्यू ऑफ द नेसेसरीज. अगर आपने 20,000 सप्लाई किया है माइनर को, ऑन द कंडीशंस माइनर ने प्रोमिस किया जो मैं आपको 40,000 वापस करूंगा,
तो माइनर इज लायबल ओनली 20,000, नॉट मोर देन दैट। और माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी भी नहीं है, दो बात सीख के जाइएगा, ना माइनर की पर्सनल लायबिलिटी है, ओनली हिज प्रॉपर्टी इज लायबल। माइनर का सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगा। तो अब सवाल उठता है माइनर के स्टेट मींस प्रॉपर्टी को हम लायबल कब कर सकते हैं? तो टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला, गुड्स जो है सो रीजनेबली नेसेसरी फॉर हिज सपोर्ट इन द स्टेशन इन लाइफ, लग्जरी के लिए नहीं, रेवन का चश्मा पहनने के लिए नहीं, एडिडास का जूता के लिए नहीं। हाँ, लेकिन यह भी मैटर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। मुकेश भाई का बेटा के लिए रेवन का चश्मा और एडिडास का जूता सपोर्ट हो सकता है इन स्टेशन ऑफ लाइफ, लेकिन एक फार्मर का बेटा के लिए रेवन और एडिडास का जूता सपोर्ट नहीं हो सकता है। उसके लिए कॉपी, पेंसिल, भोजन की सामग्री, मेडिसिन के लिए पैसा, वह सपोर्ट हो सकता है। तो केस टू केस वेरी करता है, इस चीज को अक्सर अपने को वहां पे देखेंगे, जज करेंगे। और द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दिस नेसेसरी। देखिए, अगर माइनर के पास ऑलरेडी पहले से सफिशिएंट सप्लाई है उन चीजों का और पुनः आप उसको सप्लाई कर दे रहे हैं, तो आप माइनर के स्टेट से रिकवर नहीं कर सकते। मतलब माइनर के पास उस चीज की बहुत क्राइसिस चल रहा है और उस क्राइसिस को पूरा करने में उसका सपोर्ट ऑफ लाइफ होगा, देन ओनली क्लेम कैन बी डन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। नेसेसरी करने का मतलब यहां पे बताया है इसेंशियली नीडेड बाय ए माइनर। अगर नेसेसरी की बात करते हैं तो माइनर को नीड है। दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरी, कॉस्टली, अननेसेसरी आर्टिकल्स, जैसा कि मैंने रेवन, एडिडास का जूता, एंड्रॉइड हैंड मिस आईपैड, आईफोन। Necessary extend to all such things as a reasonable persons would supply to an infant in that class of society। बहुत अच्छा वर्ड पिक करके चले जाइएगा, that class of society मींस उस क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए क्या नेसेसरी है वही उसके लिए नेसेसरी होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया ही, एक फार्मर का बेटा और एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, दोनों में फर्क है उसके रिक्वायरमेंट्स में, उसकी नेसेसरी में। जैसे अब बताया क्या, एजुकेशन, सिंपली एजुकेशन एंड फ्यूनरल सेरेमनीज कम विद इन द स्कोप ऑफ वर्ड नेसेसरी। अगर बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत है, ट्यूशन फी हो गया, स्कूल फीस हो गया, सेरेमनी, फ्यूनरल सेरेमनी कहने का मतलब होता है उसके घर के पेरेंट्स, कोई भी एनीवन हैव एक्सपायर्ड एंड दे नीड सम मनी, उसको अंतिम क्रिया करने के लिए, तो दैट विल बी काउंटेड एज नेसेसरीज। इसको 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है, कंप्लीट कर दें कि रहने दे बच्चों? सुन पा रहे हैं आप लोग? सर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अक्सर 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 आपने स्कूल में, कॉलेज में अक्सर गार्जियन का सिग्नेचर, एक साइड स्टूडेंट्स का सिग्नेचर, दूसरी साइड पेरेंट्स का सिग्नेचर होता है। आपने इंटरमीडिएट का फॉर्म फिलअप किया होगा या बोर्ड का फॉर्म फिलअप किया होगा या बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं या कहीं भी किसी भी समय अगर आप, या पैन कार्ड अगर अप्लाई करना है, 18 से नीचे है, इनकम है, तो वहां पे सिग्नेचर आपका नहीं, जाके पेरेंट्स का फोटो रहता है। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन, हाउ फार इन्फोर्सेबल? मिस यहाँ पे कहने का ये मतलब है कभी कभी ऐसी परिस्थिति में कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ करना पड़े तो उस केस में गार्जियन का रोल आ जाए। अब गार्जियन के साथ कब कब वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? अक्सर मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर खरीदना है,
तो उस केस में गार्जियन का नाम होते हुए, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी होता है। शेयर जब हम परचेज करते हैं तो अकाउंट से क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, कॉल मनी होता है, और टाइम टू टाइम पैसा देना पड़ता है कंपनी को। अगर माइनर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वाइडेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी देगा, अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, फर्स्ट कॉल मनी नहीं देगा, सेकंड कॉल मनी नहीं देगा, तो हु विल बी लायबल टू पे? इन दैट कंडीशंस पेरेंट्स मिस गार्जियन का होना वहां पे जरूरी होता है। तो बोला दो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड, एकदम हम लोग जान रहे हैं, इसको एकदम बैठा के जाना दिमाग में, मतलब माइनर वॉइड, फ्रॉम द बिगिनिंग वॉइड। पहला बात, माइनर मतलब पहला लाइन नहीं लिखना है, माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो वॉइड है। दूसरा, अब देखना माइनर के बेनिफिट के लिए है, नहीं नहीं बाबा वॉइड नहीं है, माइनर के बेनिफिट के लिए है तो वह इनफोर्सेबल हो गया। तीसरा, हाँ अगर माइनर का नेसेसरी है, नेसेसरी का सप्लाई हुआ है, वो भी इनफोर्सेबल। एंड चौथा, माइनर के गार्जियन के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखते हैं। तो माइनर का जो गार्जियन होता है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। मींस माइनर के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना, जमीन खरीदना, तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो पेरेंट्स हैं या जो लीगल गार्जियंस हैं वह माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकते हैं। जब गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं माइनर के साथ, इन द केस ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं व्हिच इज विद इन दी हिज कॉम्पिटेंस, किसका कॉम्पिटेंस? मिस गार्जियन का। और जो बेनिफिट ऑफ द माइनर होना चाहिए, बात को एकदम ये भी बांध के जाइएगा, गार्जियन है, ये गार्जियन का मतलब नहीं होता ऑलवेज जो माता पिता ही, अंकल हो सकते हैं, मौसा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, जो भी बच्चे का जो है सो दादा हो सकता है, नानी हो सकता है, नाना हो सकता है, एनीवन कैन बी माय गार्जियन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो आजकल फाइनेंशियली मीन्स ट्रस्ट जो है, मीन्स जो ट्रस्ट किसी चीज के लिए है, लोभ खासतौर से कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। तो कोर्ट और कानून का कहना ही है गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है, उसका पहला बात कॉम्पिटेंस होना चाहिए उस गार्जियन का, और बेनिफिट ऑफ माइनर होना चाहिए। अगर कुछ भी बेनिफिट ऑफ माइनर नहीं है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इनफोर्सिबल नहीं किया जा सकता है। अगर बेनिफिट ऑफ द माइनर है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर और नॉट वैलिड, पहले हम लोगों ने बोल दिया। फॉर इंस्टेंस द गार्जियन ऑफ ए माइनर हैज नो पावर, माइनर के गार्जियन को कोई पावर नहीं है जो बाइंड कर दे माइनर को बाय परचेज ऑफ ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब उस माइनर का औकात नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब 5 करोड़ का इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के और बैंक को लोन कर दिया 5 करोड़ का, तो इस बात को ध्यान में रखना होगा। ऑल्दो क्या है यहाँ पे जज करना होगा आपको, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए गार्जियन को पावर नहीं दिया गया है। नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय सर्टिफाइड गार्जियंस। अब एक वर्ड आ गया सर्टिफाइड गार्जियन, ये कौन होता है? गार्जियन की एक सोशल गार्जियन होता है, समाज अब उसके अंदर है, और जो उसका नियरेस्ट है वो उसका गार्जियन है। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, और इकलौता वारिस है, मान लीजिए ऐसे किसी कार एक्सीडेंट में उसके पूरे परिवार के फैमिली मतलब नियरेस्ट डेड हो जाते हैं, तो इन दैट कंडीशंस कोर्ट जो है सो अपॉइंट करती है सर्टिफाइड गार्जियन, और यह गार्जियन इस कंडीशंस में 21 इयर्स तक के लिए वो गार्जियन रहते हैं जब कोर्ट अपॉइंट करती है।
certified guardian appointed by a court with the sanctions of the court for the sale of minors property. माइनस प्रॉपर्टी कहने का मतलब, अब माइनर्स को नीड है, जरूरत है या कुछ ऐसे हैं, तो उस कंडीशंस में माइनर की प्रॉपर्टी, माइनर के द्वारा बेचे गए प्रॉपर्टी तो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, और माइनर जब मेजर भी हो जाएगा उसको रेटिफाई नहीं कर सकता है। तो माइनर से अगर जमीन आप लिखवा लेते हैं तो वह वैलिड नहीं होगा जब तक कि वहां पे लीगल गार्जियन, मिस गार्जियन, और नहीं तो सर्टिफाइड गार्जियन। और ऑलवेज सेल वाले केस में, अगर माइनर वाला केस है तो उस केस में सर्टिफाइड गार्जियन का होना जरूरी है, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पहले बात तो ये समझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है। हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब पढ़ रहा था तो ऑफर के बारे में, ऑफर कितने तरह के होते हैं बच्चे? 5। ओके, तो क्या क्या होता है? जनरल ऑफर, ओके, क्रॉस काउंटर ऑफर, तो देखिए Pending offer. ओके गुड फाइन, लेकिन ऑफर में जब बात करें आप जनरल के साथ स्पेसिफिक को रखिए, स्पेशल को रखिए, मतलब जनरल स्पेशल। Yes. जनरल मतलब एनीवन कैन एक्सेप्ट, और स्पेसिफिक मतलब ओनली सच पर्सन कैन एक्सेप्ट। यस। अब कोई माइनर को ऑफर किया गया है, माइनर को परफॉर्मेंस करना है, और नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का मतलब माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वह एब्सोल्युटली वॉइड होता है। तो देयर इज नो क्वेश्चंस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसका म्यूट कर लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर बात आ रही है तो वह वॉइड होगा। बात बात में मैंने कह दिया था नो इंसॉल्वेंसी, कोर्ट जो है सो माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता है। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बिकॉज सिंपल, he is not capable to make a contract, he is not competent to contract। जो competent ही contract के लिए नहीं है उसको आप कैसे इंसॉल्वेंट कर सकते हैं? जो लायबल ही नहीं है उसको इंसॉल्वेंट कैसे कर सकते हैं? तो नो इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? जब एनीवन एसेट्स इज लेस देन लायबिलिटी, देन जो है सो कोर्ट डिक्लेयर करती है उसे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस इंसॉल्वेंट। अभी यूएस में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी संस्थाएं जो है सो अपने आप को एप्लीकेशंस कर रही है इंसॉल्वेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने से ट्रेड बंद है, बैंकिंग फाइनेंस लिया हुआ है, और किसी भी संस्था के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे, नहीं पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर बताऊंगा। पार्टनरशिप, इसके बारे में भी बात की है मैंने। माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर, बट सेक्शन 30 बोलता है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वह बेनिफिट्स, ओनली द वर्ड बेनिफिट्स के लिए उसे एडमिट किया जा सकता है। माइनर कैन बी एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है बट ही विल नॉट बी लायबल फॉर हिज। तो सिंपली बोलेंगे जनरली माइनर कैन नॉट बी एन एजेंट। वह सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है। ए माइनर कैन एक्ट एज एजेंट बट ही इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं एजेंसी के रिलेशनशिप में एजेंट और प्रिंसिपल में माइनर के एजेंट के द्वारा किया कार्य से प्रिंसिपल बाइंड होते हैं और प्रिंसिपल के द्वारा किए गए कार्य से
एजेंट बाइंड होते हैं। बट माइनर को हम लोग रेस्पॉन्सिबल कर ही नहीं सकते हैं। माइनर इज नॉट लायबल टू हिज प्रिंसिपल। A minor can draw, deliver and endorse negotiable instruments without himself being liable. अगर बाय द वे देखिए एजेंट अगर माइनर है और वह कोई चेक इशू करता है और उसमें वो लायबल ही नहीं है, उसकी कोई लायबिलिटी ही नहीं आने वाली है, तो वो चेक किस काम की? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे किसी की लायबिलिटी ही क्रिएट ना हो, कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल ही नहीं किया जा सके, तो वह डॉक्यूमेंट किस काम का? कागज का टुकड़ा है। तो माइनर को हम लोग ना इंसॉल्वेंट करार दे सकते हैं, ना पार्टनर बना सकते हैं, ना एजेंट बना सकते हैं। सिंपली एक लाइन की भाषा में अगर आप बनाते हैं तो आगे बात, अगर इंसॉल्वेंसी तो कभी नहीं हो सकता है, पार्टनर बनाते हैं तो बेनिफिट्स के लिए, और माइनर को अगर एजेंट बनाते हैं तो वह लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल को, और वह चेक को काट देगा उसके लिए भी वो लायबल नहीं होगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। जी, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास हो रहा है। आप लोग में से कुछ हो सकते हैं बच्चे माइनर हो, तो कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर लेंगे और माइनर को बाइंड मिस पेरेंट्स को बाइंड करेंगे, नो। अब बच्चे जाता है और एक लंबा सा मर्सिडीज खरीद के लिए आता है, तो क्या गार्जियन इज लायबल टू पे? नो। वह सेलर को देखना होगा भाई वेदर चाइल्ड डिजर्व इट और नॉट। हाँ, वहां पे अगर मुकेश भाई का बेटा जाता है और मर्सिडीज लेके आता है तो चलेगा भाई। एक किसान का बेटा जाता है और मर्सिडीज लेके आ जाता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। अगर अथॉरिटी नहीं दिया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, इन दैट कंडीशंस पेरेंट विल नॉट बी लायबल even for necessary. Parents will be liable only when the child is acting as an agent for parents. जब पेरेंट्स उसको सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर एंड एडल्ट के द्वारा, मीन्स तीन दोस्त है, तीन दोस्त के बीच में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो दोस्त है, एडल्ट है, एक दोस्त माइनर है, तो उस केस में एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। एक ज्वाइंट परचेज होता है जहां पे टू परचेजर है, एक माइनर है, तो ऐसा कहा गया वेंडर कुड इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर एंड नॉट द माइनर, क्योंकि माइनर के साथ की कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग वाइड एव इनिशियो होता है। कोर्ट में आप उसके बारे में एक खिलाफ शब्द नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट जो है सो धक्का देके बार कर देगा। माइनर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता है कोर्ट। श्योरिटी फॉर ए माइनर, पहली बात समझे श्योरिटी होता क्या है। सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, मिस गारंटी भी एक तरह की उसको कह सकते हैं। अब एक रोज क्या हुआ, राहुल किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा था और उस कॉलेज का एडमिशन फीस मान लीजिए 10,000 था, राहुल 5,000 ही लेके गया था, और मैं अचानक से उधर से गुजर रहा था, तो राहुल मेरे को देख के बोला, और कोइंसिडेंटली वहां का जो किरानी था वह मेरे को जानता था, तो मैंने किरानी को कह दिया सर आप इसका एडमिशन ले लीजिए, ये 5,000 जो है सो एक सप्ताह में लाके आपको दे देगा। तो वहां पे मैंने गारंटी दे दिया, और मैं एडल्ट स्टैंड श्योरिटी फॉर ए माइनर। अगर यहाँ पे देन ही एडल्ट इज लायबल टू थर्ड पार्टी। अगर राहुल अगर पे नहीं करता है, राहुल पे अगर एक सप्ताह के अंदर पैसा नहीं पहुंचाता है, तो आई हैव टू पे बिकॉज मैं यहाँ पे श्योरिटी हूं। जनरली बैंक वाले केस में ऐसा होता है, बैंक से अगर कोई लोन लेने जाता है तो बैंक बोलते हैं गारंटर बना, भाई किसी को गारंटर लेके आओ, और वह फेल कर जाता है लोन लेने वाला बंदा, तो लोन लेने वाला बंदा जब फेल कर जाता है तो गारंटर को पैसा भरना पड़ता है।
हमने खेल खेल में भी बात कर लिया था माइनर एज ए शेयर होल्डर. माइनर incompetent to contract a contract cannot be a shareholder of the company. If by mistake he becomes a minor, तो ट्रांजैक्शन को रेसिंड कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और रिमूव कर दिया जाएगा उसका नाम फ्रॉम द रजिस्टर. क्योंकि हाँ, बट अगर माइनर अगर लॉफुली गार्जियन के द्वारा अगर शेयर होल्डर बनता है बाय ट्रांसमिशन सर कहा गया ट्रांसमिशन 4 बार बोल दिए कुछ मतलब है. ट्रांसफर भी है और ट्रांसमिशन भी है. ट्रांसफर क्या होता है? वॉलंटरली होता है. हम किसी को कोई सब चीज जो है सो, एक मोबाइल फोन आपको हमने दे दिया, अपने जीवित काल में मैंने आपको हाथ में थमा दिया, दिस इज ट्रांसफर. एंड ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ. कानून के द्वारा मेरे गुजर जाने के बाद अगर कोई मेरी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर हो जाता है, मैं किसी कंपनी में मान लीजिए शेयर होल्डर हूं और उस कंपनी का शेयर मैं अपने जीवित काल में मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, जिसको चाहूं मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, पैसा लेके और ना लेके. सर कानून में अभी तो बोले थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. अरे गिफ्ट की बात किए थे ना, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, मैंने शेयर को गिफ्ट कर दूंगा, तो वहां पे मत बोलना भाई सर मतलब कंसिडरेशन से नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, तो बोलेंगे सेक्शन 25 को याद कर. तो ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स टू हिम, एक लाइन बड़ा अच्छा लिखा है. अगर किसी कंपनी का शेयर्स फुल्ली पेड अप है, आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं पार्टली पेड अप क्या होता है, फुल्ली पेड अप क्या होता है, अकाउंट्स के बच्चे हैं आप लोग. अगर फुल्ली पेड अप है तो वह माइनर के नाम में ट्रांसमिशन किया जा सकता है, बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ किया जा सकता है. टॉर्ट्स क्या होता है? लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स. यह भी बात बात में मैंने इस बात को भी पूरा कर दिया था. टॉर्ट्स होता क्या है? मैंने कहा था अगर कोई माइनर कुछ ऐसी गलती करता है जो किसी दूसरे कानून को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उस केस में माइनर लायबल हो जाएगा. लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स क्या है? सिविल रॉन्ग है. सिविल रॉन्ग, माइनर जाता है ट्रैफिक रूल को तोड़ देता है, ट्रैफिक रूल को ब्रेक करता है, माइनर विल बी लायबल इन टॉर्ट्स. अब एक बोला यहां पे एक माइनर क्या करता है? बोरो करता है ए हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली एंड ही वाज हेल्ड लायबल व्हेन ही लेंड द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स. अपने दोस्त को दे देता है और वह घोड़ा जो है सो जंप कर जाता है और किसी को किल कर देता है, तो माइनर विल बी लायबल. टॉर्ट्स किसी को मर्डर कर देने के लिए माइनर को मतलब पूरी खुली छूट नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए गए वॉइड है, बट माइनर का रॉन्ग डूइंग, सिविल रॉन्ग, टॉर्ट्स, वहां पे उसकी सजा मिलेगी, वो लायबल होगा. And similarly, a minor was held liable for his failure to return certain instruments. आप किसी दुकान में जाते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट हायर करते हैं और टाइम पे उसको वापस नहीं करते हैं, किसी दूसरे दोस्त को पास ऑन कर देते हैं, तो आप यहाँ पे सिविल रॉन्ग कर रहे हैं. सिविल रॉन्ग करने के लिए माइनर विल बी लायबल. माइनर का इतनी कहानी था, 15 पॉइंट्स थे. आई होप